दोस्तों, आज हम आपको उस कहानी के अंदर ले चलेंगे जहां समंदर की गहराइयों में सिर्फ पानी नहीं बल्कि सियासत, बारूद और अहंकार उफन रहा है। जहां हर लहर अपने साथ युद्ध का संदेश लेकर उठ रही है और जहां एक गलत फैसला पूरी मानवता को तबाही की तरफ धकेल सकता है। इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका है जो देखने में तो शांत नीला समंदर लगता है, लेकिन हकीकत में वो एक ज्वालामुखी बन चुका है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की, जहां बीते कुछ घंटों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे होकर दशकों से तेल व्यापार, वैश्विक सप्लाई चेन और महाशक्तियों की ताकत गुजरती रही है। लेकिन आज यही रास्ता टकराव का अखाड़ा बन गया है। अमेरिका, रूस और अब भारत के बीच शक्ति संतुलन की ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसे इतिहास की सबसे खतरनाक समुद्री तनातनी कहा जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है वेनेजुएला के उस समुद्री क्षेत्र से जहां दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। अमेरिका, जिसे ये इलाका हमेशा से अपना प्रभाव क्षेत्र मानता आया है, उसने अचानक एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की नींव हिला दी। अमेरिकी नौसेना ने विशेष बलों के साथ कई तेल टैंकरों को खुले समंदर में घेर लिया। हेलीकॉप्टरों से उतरते कमांडो, तेज रफ्तार नौकाओं पर सवार सैनिक और बंदूकों की नाल पर खड़े जहाज़ों के कप्तान, ये सब किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत थी। अमेरिका ने दावा किया कि ये जहाज प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन रूस और वेनेजुएला ने इसे सीधी समुद्री डकैती बताया और यहीं से आग भड़क उठी। जैसे ही ये खबर मॉस्को पहुंची, रूस ने इसे अपने सम्मान पर हमला माना और बिना देरी किए अपने नॉर्दर्न फ्लीट को अलर्ट पर डाल दिया। रूसी युद्धपोतों की गर्जना के साथ पनडुब्बियां समंदर में उतरी, मिसाइल क्रूजर आगे बढ़े और दुनिया को साफ संदेश मिला कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है। इसी बीच नाटो देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये वही बेड़ा है जिसके नाम से ही सैन्य विशेषज्ञ कांपते हैं। लेकिन असली मोड़ तब आया जब इस टकराव में एक तीसरी शक्ति की एंट्री हुई। अचानक सैटेलाइट इमेज में कुछ ऐसे जहाज दिखे जिनका झंडा न अमेरिकी था न रूसी। जब तस्वीरें साफ हुईं तो पेंटागन में सन्नाटा छा गया। ये जहाज भारतीय नौसेना के थे। भारत ने बिना शोर, बिना बयानबाजी के अपने आधुनिक विध्वंसक और फ्रिगेट्स को उस विवादित इलाके में तैनात कर दिया। ये भारत का अब तक का सबसे साहसी समुद्री कदम था, क्योंकि हजारों मील दूर जाकर इस तरह खड़ा होना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इरादे दिखाता है। अब सवाल उठता है कि भारत ने ये जोखिम क्यों लिया? जवाब है भारत की ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और रूस व वेनेजुएला उसके अहम सप्लायर हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। पेट्रोल, डीजल महंगे हो सकते हैं और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए भारत ने साफ कर दिया कि उसके व्यापारिक रास्ते किसी की निजी जागीर नहीं है। भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी ने पूरे खेल को बदल दिया। अमेरिका, जो खुद को समुद्रों का मालिक समझता था, उसे अब एक ऐसे देश का सामना करना पड़ रहा था जो ना तो डर रहा था ना ही झुक रहा था। वॉशिंगटन से नई दिल्ली को चेतावनियां दी गईं, यहां तक कि भारी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी गई। लेकिन भारत ने भी उतनी ही सख्ती से जवाब दिया कि दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। अगर आर्थिक हमला हुआ तो जवाब 2 गुना होगा। इसी बीच हालात और बिगड़ते चले गए। रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू कर दिया। जीपीएस सिग्नल जाम होने लगे, अमेरिकी ड्रोन रडार से गायब होने लगे और समंदर के नीचे साइलेंट किलर्स अपनी पोजीशन लेने लगे। ये अब सिर्फ जहाज़ों की जंग नहीं रही थी, बल्कि तकनीक और दिमाग की लड़ाई बन चुकी थी। इस पूरे माहौल में भारत की भूमिका सबसे अलग थी। भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए हर हलचल पर नज़र रखे हुई थी। न रूस के नेटवर्क पर निर्भरता, न अमेरिका पर। पूरी तरह आत्मनिर्भर प्रणाली ने भारत को एक शांत लेकिन मजबूत खिलाड़ी बना दिया। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें उछलने लगी, एशियाई बाजार डगमगाने लगे और दुनिया को एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि हर आम नागरिक की जिंदगी को प्रभावित करने वाली है। इसी बीच उत्तर कोरिया की एंट्री ने आग में घी डाल दिया। किम जोंग उन ने खुलेआम अमेरिका को चेतावनी दे दी कि अगर रूसी जहाज नहीं छोड़े गए तो इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। मिसाइल टेस्ट की तैयारियों ने तनाव को और बढ़ा दिया। अब तस्वीर ये थी कि एक तरफ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार खड़े थे, दूसरी तरफ रूसी पनडुब्बियां घात लगाए बैठी थीं और बीच में भारतीय युद्धपोत संतुलन की दीवार बनकर खड़े थे। दुनिया के कई छोटे देश इस पूरे टकराव में भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे थे, क्योंकि भारत ही ऐसा देश था जिसकी बात दोनों पक्ष सुनने को मजबूर थे। नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स हुईं। प्रधानमंत्री आवास से साफ संदेश गया कि अगर भारतीय जहाज़ों या सप्लाई को नुकसान पहुंचा तो इसे सीधा हमला माना जाएगा। ये शब्दों से ज़्यादा एक्शन का संकेत था।
भारतीय फ्रिगेट को अमेरिकी नाकेबंदी के करीब भेजा गया। बिना गोली चलाए एक मजबूत चेतावनी दी गई। अमेरिका के भीतर भी मतभेद उभर आए। पेंटागन के कई अधिकारी समझ चुके थे कि रूस और भारत को एक साथ नाराज करना भारी पड़ सकता है, लेकिन राजनीति और अहंकार पीछे हटने नहीं दे रहे थे। इसी बीच रूस ने वेनेजुएला में अपने पुराने सैन्य ठिकानों को सक्रिय करने के संकेत दिए। हाइपरसोनिक मिसाइलों की खबरों ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट की याद दिला दी। इतिहास जैसे खुद को दोहराने को तैयार था। चीन भी चुपचाप इस खेल को देख रहा था, पर्दे के पीछे अपने हित साध रहा था। उसकी रणनीति साफ थी कि अमेरिका और भारत के बीच दूरी बढ़े, लेकिन भारत ने संतुलन बनाए रखा, न पूरी तरह किसी के साथ, न किसी के खिलाफ। भारत ने दिखा दिया कि ये नया भारत है, जो शांति चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं दिखाता। भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने एक मौन दबाव बनाया, जिसने दोनों महाशक्तियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। समंदर की लहरें भले ठंडी थीं, लेकिन माहौल इतना गर्म था कि एक चिंगारी काफी थी। ऐसे में पर्दे के पीछे कूटनीति तेज हो गई। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई देशों से बातचीत शुरू हुई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की स्वतंत्रता की बात उठाई और साफ कहा कि किसी एक देश की दादागिरी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले घंटे तय करेंगे कि ये टकराव बातचीत की मेज पर सुलझेगा या इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय बनेगा। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे खेल में भारत अब दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बनकर उभरा है। ऐसा भारत जो अपने हितों की रक्षा के लिए समंदर पार भी खड़ा हो सकता है, जो आंख में आंख डालकर बात कर सकता है, और जो ये साबित कर चुका है कि आज का भारत सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि दुनिया को सुनाने की ताकत भी रखता है। दोस्तों, अब ये कहानी अपने उस अंतिम पड़ाव पर खड़ी है, जहां इतिहास लिखे जाने से पहले इंसानियत को आखिरी मौका मिलता है। जैसे जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर में 3 महाशक्तियों के युद्धपोत आमने सामने खड़े रहे, वैसे वैसे पूरी दुनिया की सांसें अटकी रहीं। हर मिनट ये डर बना रहा कि कहीं कोई छोटी सी गलती पूरी पृथ्वी को आग में न झोंक दे। लेकिन इसी तनाव के बीच भारत की भूमिका निर्णायक साबित होने लगी। भारतीय नौसेना की मौजूदगी केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ये एक मानसिक दबाव था, जिसने अमेरिका और रूस दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वे आगे बढ़े तो परिणाम सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। यही वजह थी कि अचानक पर्दे के पीछे कूटनीति की रफ्तार तेज हो गई। वॉशिंगटन, मॉस्को, नई दिल्ली और संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में लगातार गुप्त बातचीत होने लगी। अमेरिका को यह एहसास होने लगा कि जिस तरह से उसने खुले समंदर में जहाज़ों को रोका, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं रूस भी समझ चुका था कि अगर ये टकराव खुली जंग में बदला तो नुकसान सिर्फ अमेरिका का नहीं, बल्कि उसका भी होगा। और इन दोनों के बीच भारत एक ऐसे संतुलनकारी के रूप में उभरा जो शांति की कुंजी बन सकता था। भारत ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि वो किसी के खिलाफ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने हितों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ किसी तरह का समझौता भी नहीं करेगा। भारत की यही स्पष्टता उसे बाकी देशों से अलग बनाती है। कुछ ही समय में संयुक्त राष्ट्र में आपात सत्र बुलाया गया, जहां भारत ने जोरदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि अगर आज एक देश तेल के नाम पर जहाज रोक सकता है, तो कल कोई और देश अनाज, दवाइयों या तकनीक के नाम पर यही करेगा, और फिर पूरी दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। भारत की इस दलील का असर ये हुआ कि कई यूरोपीय और एशियाई देश खुलकर उसके समर्थन में आ गए। अमेरिका पर नैतिक दबाव बढ़ने लगा और पहली बार उसे पीछे हटने के संकेत देने पड़े। धीरे धीरे खबरें आने लगीं कि पकड़े गए जहाज़ों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। समुद्र में तैनात युद्धपोतों को भी आक्रामक पोजीशन से हटाकर सुरक्षित दूरी पर ले जाने की तैयारी होने लगी। ये किसी जीत या हार का ऐलान नहीं था, बल्कि विनाश को टालने का फैसला था। उधर रूस ने भी अपने सुर नरम करते हुए कहा कि अगर जहाज छोड़े जाते हैं तो वो भी तनाव कम करने के लिए कदम उठाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने बिना एक भी गोली चलाए ये साबित कर दिया कि उसकी रणनीतिक ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि सोच और निर्णय क्षमता में भी है। दुनिया को ये संदेश साफ मिल गया कि भारत अब वैश्विक मामलों में एक जिम्मेदार लेकिन मजबूत शक्ति है, जो ना तो उकसावे में आती है और ना ही दबाव में झुकती है। इस तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी दिखा। जैसे ही हालात सुधरने के संकेत मिले, कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी स्थिरता आई। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था, लेकिन यह साफ हो गया कि तत्काल युद्ध की आशंका कम हो गई है। भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सुरक्षा का संदेश भी दे दिया और युद्ध को टालने में भी भूमिका निभाई। देश के भीतर भी इस खबर ने लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। लोगों को महसूस हुआ कि भारत अब कमजोर नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाला देश बन चुका है। ये वही भारत है जो कभी प्रतिबंधों और दबावों से डरता था,
लेकिन आज आंख में आंख डालकर दुनिया से बात करता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि आने वाला समय बहुध्रुवीय दुनिया का है, जहां सिर्फ एक देश का हुक्म नहीं चलेगा। भारत जैसे देश अब संतुलन बनाएंगे और ये तय करेंगे कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। ये कहानी सिर्फ उत्तरी अटलांटिक महासागर की नहीं, बल्कि नए भारत के उदय की कहानी है। एक ऐसे भारत की कहानी जो शांति चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं, जो संवाद में विश्वास रखता है लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता। और यही कारण है कि आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। आने वाले दिनों में ये टकराव पूरी तरह खत्म होगा या किसी नए रूप में सामने आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब इस खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि नियम तय करने वालों में शामिल हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, अगर आप भी मानते हैं कि आज का भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला और अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही देशभक्ति से भरी सच्ची और गहराई वाली जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिखिए और बताइए आप भारत के किस कोने से ये देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।